थोड़े अगर आगे आ जाए ना तो अच्छा होगा। समीर भाई चेयर लेकर आगे आ जाओ। ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है क्या कोई का इशू जैसे ये हेलोजन लाइट ऑफ कर। ओके हेलोजन लाइट है ना आप बस वो रहेगा रिकॉर्ड बंद करो आगे तो दो बहुत अहम डिस्कशन यहाँ हुआ है। हमारे सिविल सर्जन साहब भी जरा ध्यान दें। मैंने कहा कि दो अहम डिस्कशन हमारे यहाँ हुआ है 2 दिन में। सॉरी अभी 2 सेशन हमारे हक साहब ने और शमीम ने। आज हमारा सिविल सर्जन कॉर्पोरेट बनके बैठा है। सिविल सर्जन ओके रिलायंस हॉस्पिटल का हेड हो गया है सीएमओ कोकिला बेन ओके। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हमारे 2 भाइयों ने कही। बहुत एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जब अभी एजुकेशन की बात करेंगे एमपी जे हम अपनी औकात के हिसाब से बात करेंगे, है कि नहीं? यहाँ के लोगों को दिख रहा है? आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा और घुमाएंगे इसको। अभी दिखेगा ना? दिख रहा है ना? मैं ऐसे साइड में हटा सकता हूँ भाई। ये मुमकिन नहीं है कि सबको दिख सके, ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश होगी। अच्छा पर्दा डाल दो। अच्छा थोड़ा सुनने की भी कोशिश करो, शायद नहीं भी दिखा तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि एमपीजे के लिए एजुकेशन के अंदर हमने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन के जो डिस्कशन अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, हमने बहुत कोशिश की कि सबसे पहले तीनों मुद्दों को लेकर, राशन को लेकर, आरोग्य को लेकर या पोषण आहार को लेकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। राइट? तकरीर करने के लिए राशन के ऊपर 10 दिन तकरीर की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? समाज आज की तारीख में किन मसलों को झेल रहा है, जूझ रहा है, उसका डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम समाज में जाएंगे आप लोगों के साथ बात करके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरह से एजुकेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है और हमारे हक साहब ने इसको बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। प्रॉब्लम जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लर्निंग पॉवर्टी। गुर्बत नहीं। मैं जाती तौर पे लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती। मेरे नज़दीक पर्सनली भारत का सबसे बड़ा आज संकट है वो लर्निंग संकट। हो सकता है लोगों की अपनी अपनी राय हो, लोगों की अपनी अपनी जो भी ओपिनियन हो। मेरी पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि भारत के नज़दीक सबसे बड़ा अगर कोई संकट है तो इसको एजुकेशन का संकट नहीं है, ये लर्निंग का संकट है। लर्निंग के लिए क्या लफ्ज़ है भाई? सीखना। वो एजुकेशन हो गया। एजुकेशन का संकट नहीं, लर्निंग का संकट है। लर्निंग को समझना, लर्निंग को सीखना, उसका जो संकट है, ये क्राइसिस आज खतरनाक लेवल के ऊपर ये जा चुका है। खतरनाक लेवल के ऊपर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों भी डम है। हमारे क्वालिफाइड बच्चे पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट्स क्या है? डम है, डम। ये पूरा ढांचा जिस तरह से हमारी शिक्षा हो रही है, ये डम बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लोगों को सिलिकॉन वैली में 2%, 1% जो पहुंच रहे हैं उनको देखकर भारत का पिक्चर मत पेंट करो। जो लोग अमेरिका में बैठे 1%, 2%, उनके बेस पर ये मत सोचो कि पूरा इंडिया एक इंटेलेक्चुअल हाईली एजुकेटेड लोगों का गढ़ है। कुछ नहीं है, फ्लॉप है। 1% लोग वो बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि वो एक प्रिविलेज घर से आए हैं, वो प्रिविलेज उनको मिला हुआ। उस प्रिविलेज में वो लोग ने उनको स्कूल का एजुकेशन या कॉलेज का एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको वहाँ पहुँचाने में। उनके घर का वातावरण, उनके माँ बाप हाईली एजुकेटेड रहे हैं, उन लोगों के घरों में बच्चे निकल कर गए हैं आगे।
प्रिविलेज की वजह से, बाकी मेजॉरिटी कहाँ जा रहे हैं, जैसे हमारे हेड साहब ने कहा, ये जो डेंजरस साइकिल है, ये जो चक्रव्यूह है, एजुकेशन, पुअर एजुकेशन या पुअर लर्निंग और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कभी कभी तो मुझे ना इसमें साजिश भी लगती है कॉर्पोरेट की कि भारत को इतना पिछड़ा रखो शिक्षा के अंदर कि ये जो सस्ता जो लेबर है ना भारत का, वो मिलता रहे, और ये सस्ता लेबर के अंदर ये चक्र से निकले ही नहीं। ये जो पॉवर्टी और एजुकेशन का गंदा जो साइकिल है, इससे बाहर निकालो ही नहीं लोगों को, मरने दो, उसमें पड़े रहने दो। एक साजिश जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसे एक नया अवतार के तौर पे ये आज लोगों को शिक्षा से, लर्निंग से, शिक्षा तो अभी नहीं बोलेंगे हम लोग, भारत के लिटरेसी रेट बढ़ गया है। क्या आज भी हम 50 साल के दौर में जाकर भारत के लिटरेसी रेट को देखेंगे क्या, कि शैक्षणिक कितना हासिल किया उसको देखेंगे। हमारे हेड साहब ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पीसा रैंकिंग जो OECD की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल कंपनी है, संस्था है, यूरोप बेस्ड संस्था है, वो दुनिया के लोगों को, हर कंट्री को रेट करता है शैक्षणिक अचीवमेंट के लिए, क्या हासिल किया उसको लेता है। उसको बोलते हैं पीसा रैंकिंग। आप गूगल में हम लोग सब गूगल बाबा के साथ सर्च करते हैं, इसको सर्च करो, अंकल को पूछो गूगल को कि पीसा की रैंकिंग में भारत कहाँ है। तो भारत ने 2007 में जब पीसा में पार्टिसिपेट किया था हमने पीसा के अंदर, तो उस वक्त तकरीबन 97 कंट्री भाग ले रहे थे। 97 कंट्री में 93rd रैंक था हमारा। उसके बाद इतनी शर्मिंदगी का मामला था कि उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम पीसा के रैंकिंग में अब नहीं जाएंगे ही नहीं, तो हमारा कोई पीसा का स्कोर ही नहीं। क्यों पीसा का स्कोर? पीसा का मतलब वो PhD के बच्चों का नहीं है, ये स्कूल के बच्चों का है। स्कूल के बच्चों को क्या आता है। और शर्म की बात है, 2009, ये 2007 का नहीं, शायद 2000 RT आने के बाद शायद 2012 का था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो यूपीए सरकार ने कहा कि हम नहीं पीसा में पार्टिसिपेट करेंगे, और अभी बहुत प्रेशर है इस सरकार के ऊपर, तो उनका टारगेट है कि 2025 के बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे। 2025 के बाद हम पीसा के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पीसा में पार्टिसिपेट करना है हमको। इंटरनेशनल धंधा भी तो चाहिए, OECD के बिजनेस भी तो चाहिए। तो जब OECD के बिजनेस चाहिए, वहाँ की कंपनियों के बिजनेस चाहिए, तो यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स जो जा रहा है दुनिया में, उस ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी क्या है, उसको नापने का तरीका है। तो पीसा में हम जा ही नहीं रहे। तो पीसा स्कूल के बच्चों को, 8वीं के बच्चों को चेक करता है कि उनको बेसिक जो ये बातें हैं, और उसके बाद उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपने इल्म हासिल की है, उसको आप इंप्लीमेंट कहाँ करोगे। हमारे को ना गंदा लफ्ज हमने सीख लिया, आउट ऑफ सिलेबस। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस के बाहर है, तू डम है, ये है। हम कहते हैं कोई भी क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सिलेबस, अरे मालूम है 30%, जैसे शमीर ने कहा कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, इसको दूसरे CBSE या वो स्टैंडर्ड की बात की है, मतलब महाराष्ट्र का बोर्ड लो है और वो है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस अगर आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। सिलेबस तो सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसका एप्लीकेशन के जब अगर क्वेश्चन आता है, हमारे बच्चे आंसर नहीं कर पाते। ये एप्लीकेशन है, इल्म का अमल बजानी। हम लोग MP के 16 साल से एजुकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन अभी चालू हुआ ना, 1-2 साल 3 साल से हमने अप्लाई करना चालू किया, राशन के मामले में, आरोग्य के मामले में। क्योंकि ये स्किल के लिए जो थॉट चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए टाइम लगा हमको डेवलप करने। एक नया मुद्दा था, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम तो कितने साल से चल रहा है। तो एप्लीकेशन की जो एबिलिटी है, जो क्षमता नॉलेज को अप्लाई करने की, वो इंतहाई दर्जे की घटिया से भी नीचे है। इसके लिए जब हम लोग राशन का मामला जब हम लोग करते हैं, राशन में हम कहते हैं गरीब आदमी के सामने 2 टारगेट है, गरीब आदमी के सामने 2 दुश्मन है। जो जुल्म की बात की, सामने में जुल्म की बात की कि जुल्म करता कौन है लोगों के ऊपर। राशन के मामले में कौन जुल्म करता है? दुकानदार करता है और राष्ट्रीय व्यवस्था करती है। एजुकेशन के अंदर जुल्म कौन करता है? टीचर करता है, मैं
बहुत धड़ल्ले के साथ इल्जाम लगाने पे मैं रेडी हूँ कि टीचर हजरात नंबर 1 जालिम है। उन लोगों ने बच्चों के करियर के साथ इंतहाई दर्जे का जुल्म किया है और बहुत बड़े जालिम है। टीचर जालिम है और दूसरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। लोगों का शायद इसके बारे में मैं बहुत इसके साथ, क्योंकि पूरा झोल एजुकेशन से बड़ा झोल पे और कारोबार में नहीं है। इंतहाई दर्जे का झोल, कोई जवाबदेही का तस्वुर नहीं है यहाँ पर, और टीचर हजरात जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं। चाहे वो जो भी यूनिफॉर्म पहन के टीचर स्कूल में आता हो, किसी भी कलर का हो, लेकिन टीचर हजरात जो जालिम है और उन लोगों ने आज हमारे भारत की स्थिति को कहां पर लाके छोड़ा है। एक बहुत अफसोस की बात है। ये साइकिल अगर हमको तोड़ना है तो करना क्या पड़ेगा? साइकिल है ना, ये साइकिल जो हमारे पूरे समाज के ऊपर एक इंतहाई बड़ा दाग जो लगा है, लर्निंग क्राइसिस का जो संकट है, शिक्षा हासिल करने का जो संकट है, उससे निकाले कैसे समाज? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एमपीजे की हमारी कोशिश है कि हम हायर एजुकेशन पीएचडी है वो उतने बड़े में नहीं आना होगा। हमारा स्कूल, हमारा टारगेट क्या रहेगा? स्कूल जो बुनियाद है हमारे देश की, जो प्रोडक्शन निकलेगा वो स्कूल से निकल रहा है। और स्कूल के शिक्षा को, स्कूल एजुकेशन को कैसे दुरुस्त करें, ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। एमपीजे के नजदीक लर्निंग क्राइसिस है प्रॉब्लम, और इस लर्निंग संकट का जो बुनियाद है वो स्कूल एजुकेशन। अब इस स्कूल एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें, उसको कैसे दुरुस्त करें, ये हमारा फोकस रहेगा। भले से लोगों के नजदीक और भी इश्यूज रहेंगे हायर एजुकेशन के अंदर, और लेकिन हम एमपीजे के नजदीक हम एवरीथिंग अंडर द सन हम नहीं लेने वाले। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ करंटली कैंपेन के लिए, लड़ाई के लिए लोगों को अगर तैयार करना है, स्कूल पर फोकस हमारा पूरा जो कैंपेन, अगर जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं या इंटरेस्टेड है या जो भी है, हम कोशिश करेंगे। अब स्कूल लेवल पर क्या करना है, स्कूल लेवल पर एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको हम लोग उसको देखेंगे। स्कूल लेवल के लिए हमें जिस तरह से जब आंगनबाड़ी के बारे में हमने बात करने की कोशिश की, तो हमने स्कीम समझने की कोशिश की कि आईसीडीएस क्या है और अन्न सुरक्षा कायदा में आईसीडीएस देता क्या है। जब राशन पे हम लोग जाना चाह रहे तो अन्न सुरक्षा कायदा क्या करता है वो अंडरस्टैंड करके हमने उसमें रास्ते ढूंढे। हम उधर पे इंकलाब नहीं ला पाते। हमारी ख्वाहिश अगर हमको दिया गया तो हम सबको राशन कर देंगे, सार्वत्रिक कर देंगे ना, अगर हमको राइट मिले तो। लेकिन गिवन स्कीम, जो गिवन फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है, आज के तारीख में जो ढांचा हमारे पास अवेलेबल है, उस ढांचे के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको देखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्राइसिस के अंदर जो संकट है, संकट के अंदर जिस तरह से हद साहब ने बात रखी है वो आउटकम है, जिसको कहा जाता है लर्निंग का आउटकम। लर्निंग का आउटकम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लर्निंग के आउटकम के अंदर एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज। हमारे बच्चे एक पैराग्राफ खुद से अपनी मादरी जुबान में नहीं बना पाते। स्कूल के बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप बोलो एक पैराग्राफ लिखो, वो एक गायकी, उसके दो नाते, उसके दो कान पे, वो ये टाइप का बनेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चों के अंदर बिल्कुल गायब है। और ये गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबका सेम मामला है, 19-20 का फर्क है। लेकिन लर्निंग आउटकम का प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, साइंस एंड मैथ्स का प्रॉब्लम है। ये तो ऊपर के नीचे जा चुके। साइंस एंड मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग का तो आप अलविया बहुत ज्यादा है, वो कहाँ गए हैं उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। और लर्निंग के अंदर दूसरा जो ये सब्जेक्ट के साथ जो हमने कहा एप्लीकेशन का मसला है, इसको अमल, अगर आपने मैथ सीखा तो मुझे, अगर मैं कार ड्राइव करके जा रहा हूँ, अगर मैं 70 की स्पीड में स्टार्ट कर रहा हूँ कार, और मैं 30 की स्पीड पे मैं एक जगह पहुंच रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग है ना। ये जो सिंपल है, इसके लिए कोई बड़ा दिमाग नहीं लगता है। ये छोटी चीज में नहीं कैपेबल है बच्चे हमारे। ओके,
एसर रिपोर्ट जिसका हक साहब ने जिक्र किया, 8वीं 5 बच्चे 14 से 18 साल के बच्चे, 14 से 18 की उम्र के बच्चे 3 डिजिट का डिवीजन सिंगल डिजिट से नहीं कर पाते। 60% के बच्चे 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे, ओके, ये है ना 3 डिजिट का डिवीजन करना है एक सिंगल डिजिट से, वो करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। तो मैथमेटिकल एबिलिटी का तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब ये सारी चीजें लेकर कहाँ जाती है? ड्रॉप आउट की तरफ। भारत में आज के तारीख में 100 बच्चे अगर प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन लेते हैं, 100 बच्चे अगर प्राथमिक एडमिशन उनका होता है, तो हायर एजुकेशन के अंदर सिर्फ 23 बच्चे जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? मतलब 12वीं पास करके हायर एजुकेशन में एडमिशन 100 में से 23, 75 बच्चे कहाँ गए? ये कहाँ गायब हो रहे हैं? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ड्राइवर, ओला उबर के, डिलीवरी बॉय, गैरेज, रास्ते में धंधा लगाना, असंगठित रोजगार जो असुरक्षित है, यहाँ पर जा रहे हैं। ये है, ये ड्रॉप आउट उसका एक रिजल्ट है। ये जो पूरा गिरावट है हमारे एजुकेशन की, उसका मसला के कहाँ ठहरा हुआ है? यहाँ पर। क्यों? उसमें मसला ये है कि 1 से 8 टीचर को तो आराम करने का ना, फ्री हॉलीडे का हमने दे दिया उसको, होगा टीचर को पेड हॉलीडे। 1 से 8 क्या टीचर करेगी? वो पेड हॉलीडे मनाएगी, बच्चे को लाख पढ़ के स्टैंडर्ड आगे डालेगी। जा आगे, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में जा, थर्ड से 8 में जा, वो 9th में के ड्रॉप आउट, 9th में के ठका गिर रहे हैं। ओके, इसके लिए आरटी ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सामने इस टॉपिक को लाया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, उस चक्कर में मत जाइए। हमारे को एक आदत है, हर 3 महीने में यूनिट टेस्ट है ना, हर 3 महीने में यूनिट टेस्ट होगा, 6 महीने में यूनिट टेस्ट टर्म होंगे, साल भर फाइनल होंगे, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। दुनिया जो है ना, समेटिव असेसमेंट को सेवा के भेज चुकी है। समेटिव असेसमेंट को कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता आज के दौर में। इस यूरोपियन और हायर जो लोग एजुकेशन तरीका अख्तियार किए हुए हैं, उन लोगों ने समेटिव असेसमेंट को बहुत ज्यादा नहीं देते कि हर 6 महीने में आपका एग्जाम हो, कंटिन्यूअस एग्जाम, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो। आप पीएचडी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपका समेटिव देखा जाए। आप फॉर्मेटिव दौर में, स्कूल एजुकेशन एक फॉर्मेशन के दौर में, बच्चा तो तभी के तभी उसको फीडबैक देना होता है। घर के अंदर जिस तरह से हम लोग माँ बाप बोलते हैं कि उसने कोई गलती किया तो 6 महीने रुकते हैं क्या उसको बताने के लिए? क्या करते हैं? तभी के तभी इनपुट देते हो। क्यों? उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो वालिदैन बच्चों को डेवलप करने के लिए एक चीज अगर ऐसा करता है, इसके लिए 6 महीने नहीं रुकते उसको बताने के लिए कि तू 6 महीने के बाद मैं बताऊंगा, 6 महीने पहले जो तूने किया था उसको ऐसा करना था। कंटिन्यूअस बताते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, और वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑब्जर्व, ये आरटीई ने 2010 में लाया था। कहाँ है टीचर हजरात? हाथ उठाओ और बताओ कितने लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट पर आज तक काम किया? सीसी के ऊपर किसने काम किया आज तक? नहीं है ना? हमको पता ही नहीं है। जन्नत के लिए आप जहाँ जन्नत हमको मिल गई है, लेकिन कोचिंग क्लास के अंदर जो हमको बंद कराना है, सारे कोचिंग क्लास के धंधे हैं जो हमको बंद कराना है, तो अच्छा कोचिंग क्लास में आप लोगों को कंटिन्यूअस फीडबैक देना अच्छी बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट का कल्चर सीसी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था आरटी के अंदर। कोई पूछता नहीं है यार, उसको कोई लाता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एनईपी ने खत्म कर दिया है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते करते टीचर कभी न कभी उसको फीडबैक देगी, और उसमें कोई कमी रह गई, बच्चे में कोई कमी रह गई, तो टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देना है ना। अरे उसको हज के लिए जाना है, टीचर को उम्रा करना है हर साल में एक बार, वो कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा टाइम? क्या बात करते हो?
एग्जैक्टली क्यों टाइम डालेंगे उसको, उसका उसका सब प्लानिंग है ऑलरेडी, टीचर का होगा काम। ये प्रॉब्लम है, हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट बच्चे की करियर में नहीं डालना है। तिल लगा देगा मेरे को 8वीं तक तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना, मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट सो रहा है, एजुकेशन ऑफिसर सो रहा है, खत्म करना है 3 बार। तो वो सारे प्रॉब्लम है। बहरहाल हर टीचर का मामला सेम है, कोई टीचर अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता, जवाबदेही नहीं चाहता। सरकार ने आरटी ने टीचर का टेस्ट 2 साल में एक बार लाया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर एग्जाम होगा तो किसका होगा? टीचर का होगा, बच्चों का नहीं होगा। अगर एग्जाम होगा तो किसका होगा? टीचर का होगा। हर 2 साल में तुमको टेस्ट किया जाएगा कि तुम ऑलरेडी औकात है क्या पढ़ाने की। और एक टीटी का रिजल्ट का स्कोर क्या है? लास्ट टीटी का स्कोर क्या था? 3%, 4%। ये हाल है टीचर का। तो बच्चों के ऊपर बोल रहे हो, मेरे को बच्चे को डिटेन करने का राइट दो, मेरे को बच्चों को फेल करने का राइट दो। मैं फेल करने में खुशी महसूस करता हूँ, पढ़ाने का तो राइट नहीं चाहिए टीचर। अपन बाद में आते वो जवाब ही नहीं, उसको टीचर को कोई पकड़ ही नहीं रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट आराम से सो रहा है। मैंने कहा ना 2 दुश्मन है हमारे, हर जगह पर 2 दुश्मन है। आंगनबाड़ी के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरा सीडीपीओ। हेल्थ केयर के अंदर पीएचसी का डॉक्टर और सिविल सर्जन दुश्मन है हमारा। राशन के अंदर राशन दुकान, राशन का ऑफिस। स्कूल के अंदर टीचर और एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 2 दुश्मन है हमारे समाज के, 2 बड़े दुश्मन है। और दुश्मन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पकड़ना है ना इनको। अगर आपको जब पकड़ना है, हमको एमपीजे का काम होगा पकड़ना, टीचर को दबाना, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दबाना। हम लोग आज बताने वाले बात होगी हमारी कि इन 2 को पकड़ेंगे, इन 2 को टारगेट कैसे करें, इनको अपनी जमीन पे कैसे लाएं। क्योंकि जो हमारा जो गरीब आदमी है ना, हमारा जो वो जो गरीब आदमी है जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ओके, वो ये है। वो जो हमारा टीचर है वो ऐसा है, उसकी कहाँ कितना ऊपर है ये टीचर से। टीचर कितना ऊपर है उस आदमी से। ये आदमी की सालाना महीने की इनकम 5,000 है या 10,000 है ना। ये गरीब आदमी जो अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है, उसकी एनुअल उसकी मंथली इनकम 10,000 है। और टीचर की क्या है मंथली इनकम? बोलो मत टीचर के साथ कोई कुछ मत बोलो, अपना सैलरी स्लिप मत बोलो। 70,000 है, तो 70,000 है। ये पावर गैप, इसको आवाज देनी है आपको। हमारे एमपीजे का मकसद क्या रहेगा कि इस गरीब आदमी को कैसे आवाज दे, कैसे वो इसको जवाबदेह बना सके, कैसे ये गरीब आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट को जवाबदेह बना सके। हमने क्या कहा, लड़ाई हम तो लड़ने वाले नहीं हैं, और हम लोग एमपीजे कोई मसला हल करेंगे नहीं। हमारा काम ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्वर। सिराज साहब ने भी शुरू कभी कहा कि एमपीजे मसले को हल नहीं करेगी, टेबल नहीं लगेगा, लोगों का फॉर्म नहीं भरेंगे हम लोग, लोगों को उनके बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, बताएंगे लड़ने का तरीका बताएंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, बंदूक का हक अदा करेंगे, कंधे से कंधा खड़े रहना। मसला हल नहीं करेंगे, मसले को बताएंगे, मसला हमको बताना है, ये सारे मसले। तो ये जो गरीब आदमी जिसका पावर गैप है, उसको अगर आपको खड़ा करना है, कैसे खड़ा करें, ये बारे में हमको ऐसे, और ये आरटी जो हमको देता है आज के हालात में, उसको हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरटी और माध्यमिक शिक्षा, आरटी हमारे हिसाब से 1 से 8 के लिए है आज के तारीख में। माध्यमिक शिक्षा RMMA, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 8, 9, 10, 11, 12 इनके अंडर आता है, बराबर है। आरटी कवर करता है 1 to 8। आज के तारीख में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 5334 का तरीका क्या है उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। आज के तारीख में पढ़ने का अधिकार आरटी के तहत 1 से 8 पे है। 9, 10, 11, 12 वो RMSA के अंदर में आता है, माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत आता है। जहां पर गवर्नमेंट स्कूल है
या गवर्नमेंट की ग्रांट है। ये दो टारगेट है फिलहाल। क्या है? गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट ग्रांट। जहां गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है वो सरकारी स्कूल हो चुकी है, भले से कोई भी लेवल लगा हो। आम आदमी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए गवर्नमेंट स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल का नाम हो या ग्रांट स्कूल हो, ग्रांट स्कूल जिसमें टीचर की सैलरी सरकार देती है ना, बड़े पैमाने के ऊपर ग्रांट स्कूल। वहां पर 1 से 8 के लिए अगर स्कूल है, 1 से 8 की स्कूल है, जैसे आप कॉर्पोरेशन के जिला परिषद की स्कूल में आप देखोगे कि 1 से 5, 6 से 8 ऐसा अलग अलग है। वहां पर आपको SMC बनानी है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी, शालेय व्यवस्थापन समिति। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए SMDC। अपन है ना पायलट का, हमारे पास कितने लोग ग्रांटेड स्कूल के टीचर हैं, वहां पर SMDC ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या कौन सी बॉडी है? शासकीय बॉडी है, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी। ओके, सेम पावर्स हैं जो SMC के पावर्स है, उससे बढ़कर पावर है। उसको 30 लाख का बजटरी पावर भी है SMDC को। बिल्डिंग रिपेयर करने में 30 लाख का पावर उसको दिया गया है। SMC को तो सैलरी देने का भी हक है। 1 से 8 की अगर SMC होती है, लोगों की होती है SMC, और 9वीं 10वीं 11वीं वाली में SMDC होता है। जो स्कूल कॉम्पोजिट है, मतलब एक ही स्कूल के अंदर पहली से लेकर 10वीं तक स्कूल है, 1 to 10, बहुत सारे स्कूल है हमारे, 1 से लेकर 10 एक ही कैंपस के अंदर, वहां पर SMC दोनों का रोल प्ले करेगी। SMC 1 से 8 तक के लिए महदूद नहीं रहेगी, 9वीं 10वीं भी उसी के अंदर में आएगी। ओके, और ये SMC को क्या पावर्स हैं इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे कि SMC के जरिए हम इनको कैसे टाइट कर सकते हैं। SMC का सबसे पहला काम होगा, अगर ये चीज समझ में आ गई लोगों को, 1 to 8 स्कूल मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी। SMDC, स्कूल मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी, दोनों काम है। मैनेज भी करना है उसको, बिल्डिंग का विकास भी करना है। ओके, न्यू NEP के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस में क्या कर रहे हैं, वो इन सारी को एक ही छतरी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भी आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं तक का शिक्षा जो अधिकार बनने जा रहा है, आज अधिकार 1 से 8 का है, यानी 6 साल की उम्र से लेकर 14 की उम्र का हक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे की 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक पढ़ने का अधिकार बनने वाला है। राइट टू एजुकेशन जो बनेगा वो 3 to 18 होने वाला है। 6 to 14 के बजाय वो 3 to 18, 3 साल की उम्र से लेकर अधिकार बनेगा बच्चे का 18 साल की उम्र तक शिक्षा का। वो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर RT लागू है और RMSA लागू है। RMSA के अंदर SMDC होगी। अगर कोई स्कूल सिर्फ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, ओके, वहां पर SMDC होगी। लेकिन अगर कॉम्पोजिट स्कूल है, कॉम्पोजिट का मतलब समझ में आया, एक ही कैंपस के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं या 10वीं, कई बार 12वीं भी होती है। 12वीं स्कूल है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज महाराष्ट्र का टर्म है। 12वीं तक हायर सेकेंडरी स्कूल है। 13वीं या जो है तो वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन पर हमारा टारगेट है। SMC हो या SMDC हो, कॉम्पोजिट के अंदर एक ही नाम होगा SMC, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर भी ध्यान देगा। उसी के अंदर में उसके सेम पावर्स है। ओके, अब उसके पावर्स क्या हैं, जरा हम लोग उसके पर ध्यान दें। और हमारी कोशिश एज मूवमेंट वो होगा SMC। पूरा हमारा जो लोग जो भी करेंगे हम लोग, हमारा टारगेट होगा SMC को मजबूत करना, क्योंकि ये हमारी नुमाइंदगी करता है ना। इसके अंदर 50% विमेन होंगी, 75% पेरेंट्स होंगे। 75% कौन होंगे इसमें? SMC का कॉन्स्टिट्यूएंट पेरेंट्स होंगे। अब जस्ट इमेजिन करो, एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर एक महिला के बच्चे जो दूसरों के बर्तन घसती है, वो महिला अध्यक्ष होगी SMC की। दे रहा है ना, राइट तो दे रहा है। और वो डंडे मारेगी किसको? टीचर को भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को। दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसके सामने झुका है। टीचर, प्रिंसिपल तो उसका सेक्रेटरी है, जैसे आशा वर्कर को हम लोग बोलते हैं मास का सेक्रेटरी होती है। ओके, उसी तरह से प्रिंसिपल जो होता है, हेडमास्टर होता है, उस महिला का सेक्रेटरी होगा SMC के तहत। इतना पावर SMC ने दिया है।
तो ये चीज हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी एसएमसी के रोल क्या है, बड़े बड़े रोल हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। एसएमसी या एसएमडीसी, तो आपका स्कूल के अंदर जब आप स्कूल को देखो तो 1 से 8 तक रखो मत, ये आपका 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आपका होराइजन होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि एसएमसी के फंक्शनिंग क्या है बड़े बड़े, क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश है कि हम लोग कुछ जगहों के ऊपर एसएमसी को ट्रेनिंग करें। जिस तरह से हम लोग राशन डेट की ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, जिस तरह से आंगनबाड़ी के तहत माता समिति को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो उसी तरह से एसएमसी को टारगेट करके एसएमसी की ट्रेनिंग हम लोग कुछ कर सकते हैं। उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो एसएमसी को करना क्या है? 50% और 75% का जो रेशो है 50% खवातीन मिनिमम, 100% भी हो सकती है, मिनिमम 50% 75% वालिदैन। वो 50% में पेरेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है। हाँ, तो ऐसे एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूएंट पे अभी हम लोग आते हैं कि एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। एसएमसी हो या एसएमडीसी हो, ओके, उसमें 75% वालिदैन होंगे। बराबर, उसमें 25% के अंदर समाज के नुमाइंदे आप लोगों में से, समझ में आया, आप लोगों में से। इसका इस्तेमाल दिल्ली के अंदर आप सरकार ने बहुत किया, आपके लोगों को कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस 25% में डाल दिया। ओके, तो हमारे समाज से जो लोग कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ओके, उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की स्टूडेंट, वो बच्चों की नुमाइंदगी होगी। किसके नुमाइंदे होंगे? एक लड़का और एक लड़की, स्कूल बच्चों के, एक बॉय और एक गर्ल, वो बच्चों को भी नुमाइंदगी करेंगे। आप सोचो, बच्चों को गवर्नेंस में लाने की कोशिश है। क्या आइडिया है? दो बच्चे ही देंगे सिर्फ पूरे स्कूल से, ओके। तो 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की उसमें आएंगे ताकि वो बच्चों को नुमाइंदगी कर सके, बच्चों के अंदर गवर्नेंस का। आप सोचो, लीडरशिप डेवलपमेंट का एक बहुत जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, और गवर्नमेंट का है कि भाई गरीबों, जो हम लोग सोशल ऑडिट बोलते हैं, कि जो समाज जो बेनिफिशियरी है वही मालिक बने। जो सोनिया गांधी और उसके साथ जब जितने भी कार्यक्रम सोनिया और एनएससी ने उस वक्त डिजाइन किया था, उसका मकसद ये था कि जो दबा कुचला समाज है उसको पावर दे दो। अब इसने स्कूल मैनेजिंग कमेटी और आरटी ने क्या कर दिया? मालिक किसको बना दिया? लोगों को मालिक बना दिया। भले से कितने भी इदारे, सरकार के स्कूल तो डायरेक्ट मालिक है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब उनके नहीं है। मालिक कौन है? समाज है। स्कूल का मालिक कौन है? समाज है। तो किसके जरिए मालिक बनाया उनको? एसएमसी के जरिए। अब ये एसएमसी के अंदर ये लोग होंगे, इसमें 50% मिनिमम 50% विमेन होनी चाहिए। वो चाहे समाज के तरफ से नुमाइंदगी की तरफ हो या वालिदैन के नाम पे हो, 50% मिनिमम है। इसका मतलब 100% भी हो सकते हैं, राइट? 50% मिनिमम होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि 50% आदमी लोग के लिए रिजर्वेशन है, 50% से ज्यादा औरतें हो सकती हैं। ये एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको देखना चाहिए कि एसएमसी के बारे में जानकारी हो। एसएमसी के काम में ग्रांट, स्कूल में ग्रांट, सरकार का पैसा आ रहा है वहां पर टीचर की सैलरी के लिए, उधर लागू होता है। एसएमसी अगर है तो वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, शालेय विकास आराखड़ा। एसएमसी का सबसे बड़ा रोल क्या है? शालेय विकास आराखड़ा। और अगर एसएमडीसी है तो वो स्कूल का पर्सपेक्टिव प्लान और एनुअल प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान मतलब वो कैसे 3 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल में कैसे देखती है, विजन, पर्सपेक्टिव। ओके, एसएमडीसी क्या करेगी? पर्सपेक्टिव देगी कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा का लेवल सुधरे। ओके, एकेडमिक होगा इसके अंदर पर्सपेक्टिव, और ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, ये एकेडमिक भी होगा। प्लान क्या होगा? एकेडमिक भी, मतलब मेरे बच्चों के लेवल सुधारना है, टीचर की ट्रेनिंग करानी है, टीचर में ये कमियां हैं, बच्चों के अंदर ये कमी है, इनका मैथ्स ये फलाना ढीका, ये डिस्कशन, वो पर्सपेक्टिव रख के
वो 3 साल का प्लान ब्रॉड बनाएगी और सालाना प्लान बजट जो बजट बनेगा वो सालाना बनेगा। तो एनुअल प्लान जैसे आपका 5 ईयर प्लान है ना, हमारा जो 5 ईयर प्लान है उसको कैसे ब्रेकअप किया है, तो 5 ईयर एक पर्सपेक्टिव होता है और सालाना एनुअल प्लान बनता है। तो एसएमडीसी क्या करेगी, पर्सपेक्टिव प्लान और एनुअल प्लान ये बनाएगी। तो मैंने कहा कि एनुअल प्लान में 30 लाख तक का वो डेवलपमेंट का बजट है उसके पास, 30 लाख। हर स्कूल जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चला रही है उसको 30 लाख गवर्नमेंट ने दिया है, उसको अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, ओके, हर साल। लेकिन आपके पास आइडिया होना चाहिए, पर्सपेक्टिव तो होना चाहिए। हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो या पर्सपेक्टिव प्लान हो, ये बनाता कौन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बराबर। जैसे गांव के अंदर गांव विकास आराखड़ा, विलेज का जो डेवलपमेंट प्लान बीडीपी जिसको बोलते हैं, गांव के अंदर वो बनाने का ग्राम सभा का काम है, लेकिन बनाता कौन है, बीडीओ बनाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाता है, वहां पर खाली ठहराव लेते हैं, ठहराव। उसी तरह से स्कूल का जो विकास आराखड़ा है या स्कूल का जो पर्सपेक्टिव और एनुअल प्लान है, ये बनाने का हक एसएमसी का है, वो पावर है। लेकिन जनरली वो प्रिंसिपल और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो बना देते हैं, टीचर्स है, ये जो एसएमसी के मेंबर्स की साइन हस्ताक्षर करके ठहराव किया जाता है। तो हमारा काम ये है कि एसएमसी को बताएं कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। और जब भी मैं ये प्लान की बात आती है ना, प्लान बनाना, इस प्लान के अंदर चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लान के 4 पहलू हैं, ये हम सब लोगों के दिमाग के अंदर डाल दें। प्लान, जब भी प्लान बनता है उसमें ये 4 एलिमेंट होती है। सबसे पहला एलिमेंट होता है गैप। स्कूल में क्या गैप है, गैप का मतलब खड्डा नहीं, गैप मतलब कमियां क्या है। सबसे पहला चीज एसएमसी को क्या करना है, या एसडीपी को या एसएमडीसी को, हमारे स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं है, इसका गैप, ये गैप असेसमेंट, फंडामेंटल वर्क, एनी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, पीछे भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग गैप देखते हैं हमारे यहाँ कमी क्या है, राइट। तो प्लान जब भी बनेगा, हमारे पास ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अंदर मुख्तलिफ कमेटियां हैं, शहर के अंदर वार्ड के अंदर मुख्तलिफ कमेटियां हैं। उस जब भी लफ्ज कमेटी का आएगा, जब भी लफ्ज क्या आएगा, कमेटी, जब भी लफ्ज कमेटी आएगी, कितना हाँ 40 दिया हुआ है, 5 पे और और 5 पे डॉलर। एसएमसी कमेटी जब भी लफ्ज आएगी, कमेटी को सबसे पहले क्या करना है, गैप असेसमेंट करना है। गैप असेसमेंट करके सेकंड उसको करना है प्लान करना है, वो प्लान के साथ बजट, समझ में आया। कोई भी कमेटी हो, जब भी लफ्ज शासकीय की कमेटी का आएगा, शासकीय कोई कमेटी, सिर्फ एसएमसी नहीं, एसएमडीसी नहीं, कोई भी कमेटी शासकीय होगी, उसका पहला काम क्या होगा, गैप, क्या होना चाहिए, क्या है उसका गैप, उसको लेकर प्लान और बजट, फिर उसके ऊपर अमल बजावनी, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। उसके पर एक बात इंपॉर्टेंट आता है, सोशल ऑडिट। समझ में आया, हर प्लान कहां पहुंचा है वो आप कौन है डिसाइड करने वाले कि जो मैं जिनके लिए प्लान बना रहा हूं सही है कि नहीं, जिनका मसला वो बोलेंगे कि प्लान बराबर है कि नहीं। उसको कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट किसको बोलते हैं, हम लोग जन सुनवाई क्या है, सोशल ऑडिट है, राइट। आपका जो प्लान है वो लोगों के सामने रखो कि हमें ये तीर मारा है एक साल में, आप बताओ कि ये तीर मारा है कि नहीं मारा, लोग बोलेंगे नहीं मारा आपने, वो सोशल ऑडिट है। सोशल ऑडिट जिनका मसला है उनके सामने रखा जाए, आपकी प्रणाली, आपने खुलकर आप कमेटी ने जो काम किया वो रख दो, लोग बोलेंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। ये सोशल ऑडिट क्या करेगा, गैप में जाएगा, इसका हिस्सा होगा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से जो डेटा निकलेगा वो कहाँ जाएगा, गैप में, वो कमियां हैं, सिंपल बात है, करेक्ट। वो कमियों को लेकर फिर से प्लान बनेगा अगले साल का। कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर कमेटी को, एसएमसी को ये फंडामेंटल काम ये करने हैं एसडीपी बनाने के लिए। गैप असेसमेंट, प्लान, बजट, अमल बजावनी हो रही है उसके ऊपर ध्यान दो और लोगों के सामने रखो। इसके लिए एसडीपी को साल में 2 बार हर स्कूल के अंदर आम सभा भरनी है। क्या करना है, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक हियरिंग, उसको पब्लिक जन सुनवाई,
आम सभा, समाज का कोई भी व्यक्ति आके उस बच्चे की किताब में जाके देख सकता है कि उसने क्या पढ़ा है, उसको पूछ सकता है कि आपको बताओ, ये सवाल पूछेगा, मालूम करेगा बच्चे से। डायरेक्टली बच्चे समाज डायरेक्टली बच्चों से जाके बात कर सकते हैं कि तुमने क्या सीखा है, तुमको क्या आता है, बताओ तुम्हारी बुतान बताओ, मैं तुमको क्वेश्चन करता हूँ। ये है सोशल ऑडिट, ये है आम सभा। आम सभा भरनी है हर स्कूल के अंदर साल में 2 बार, और इसकी ट्रेनिंग का हमको प्लान करना है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी आपके सामने रखे हैं, इस प्रॉब्लम को लेके कैसे जाए समाज में, ये है ना, ये सब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे, आपको देंगे, लेकिन वो शोकेस में देंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऊपर धूल खाती है, उसमें ये भी और चीजें, और ये भी ऊपर खाएगी धूल खाने। ओके, तो हमको करना क्या है, इसके कुछ ब्रॉड हमने आइडिया हम लोग ने सोचा है, आपके सामने रखते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी स्कूल को लेकर ये है हमारी स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग अपने यहाँ पर इस पर जो डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्टेड है उसको फॉलो करें। सिर्फ 5 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। एक साल का बच्चों की प्रिपेयर करना। आई एम सॉरी। मूर्ति ऑलरेडी दी गई है। ओके, तो जो हमारा अगला जो स्ट्रेटेजी है एजुकेशन को लेकर वो है ओके, फेज 1 के अंदर हम लोग का रहेगा कंसल्टेशन। ये मुहिम का पार्ट है। मुहिम का है। फेज 1 में हम लोग कंसल्टेशन, आता हूं मैं कंसल्टेशन पे। हमारी ख्वाहिश है कि जो मुद्दे पे हमने अभी चर्चा की, जो टॉपिक हमने प्रॉब्लम रखे, लर्निंग आउटकम, ये नहीं 25% नहीं, 25% कहाँ पर है हम लोग, स्कॉलरशिप, हम लोग इक्वालिटी की बात करें, हम लोग मसावाद की बात करें, सबको सेम दर्जे का तालीम का हक है, सबको फ्री मिलना चाहिए और सबको लाजमी मिलनी चाहिए, सबको सेम दर्जे का एजुकेशन मिलना चाहिए। हमने एक अजीब एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमारे समाज के अंदर। 25% में भागो, मिल गया तो उसका करियर बन गया, नहीं मिला तो वाट लगी यहाँ पर सड़े हुए स्कूल में जा रही है। ये क्या हमने एक हिपोक्रेसी अपने समाज के अंदर बना रखी, मुझे नहीं पता। हमारी कोशिश ये है कि हम सारे स्कूलों को दर्जेदार शिक्षा की तरफ कैसे लेकर जाएं। गरीब बच्चे की स्कूल भी दर्जेदार हो, अमीर की स्कूल भी सेम हो, सब हाई क्वालिटी अच्छी हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम और ये सारी स्कूल, मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों के आउटकम में, सब दम है। सारे हमारे जो पैदावार है स्कूलों से बच्चे दम निकल रहे, क्योंकि दम टीचर है, उसका ही एग्जाम नहीं हुआ है, वो ही केपेबल नहीं है, तो क्या पढ़ाई की टीचर, क्योंकि वो रोज लर्निंग चल रहा है। अभी उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये लर्निंग क्राइसिस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। समाज के अंदर से कोई चर्चा ही नहीं है। इतना बड़ा क्राइसिस संकट हमारे समाज के सामने है, उसके बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और कोविड ने उसकी तो दर्जा ही कहीं और कर दिया। कोविड ने इतना वाट लगाया है हमारे बच्चों के करियर का, उनको फिर से लर्निंग के साइकिल में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपने घर के बच्चों को देखो, डिजिटल कहाँ पढ़ सकते हैं, स्कूल का एजुकेशन डिजिटली नहीं मुमकिन है। ओके, और डिजिटल डिवाइड जो हुआ है इस कोविड के अंदर, माँ बाप काम करने जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसमें बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, वो डिजिटली वर्चुअली अटेंड नहीं कर रहा है। नेटवर्क के प्रॉब्लम से, टीचर के तरफ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम, पढ़ाई कैसे हो सकती है डिजिटली। तो ये जो 1.5 साल के अंदर जो बच्चे स्कूल के एजुकेशन के सिस्टम से बाहर गए, उनको वापस कैसे लाओगे। अब उन फैमिलियों का सोचो, वो फैमिली के बारे में सोचो जहाँ माँ बाप दिन भर बाहर काम करने जा रहे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, उनको पता नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। कैसे वो लोग खुश रहे, मेरे बेटा दूसरी से तीसरी में गया, क्योंकि आरटी ने बोला टीचर को दिया लात मार के आगे रख लो आरटी, तो बच्चा गया, लेकिन पढ़ाई क्या वो ड्रॉप आउट होने वाला है। वो प्रिविलेज घर, पैसे वालों के घरों के बच्चों के ऊपर माँ बाप लगे, शाम में लगे, अरे भाई बराबर तू पढ़ रहा है कि नहीं, गरीब बच्चे का तो बात लगी है, और गरीब आबादी हमारी बहुत बड़ी है। तो ये लर्निंग क्राइसिस और कोविड ने जो इसको एम्प्लीफाई किया है, उसका ऊपर उस पर चर्चा होना इतने ज्यादा जरूरी है। समाज के साथ डिस्कशन होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए लर्निंग आउटकम पर और लर्निंग क्राइसिस के ऊपर, और कटघरे में खड़ा करना चाहिए 2 लोगों को इसके अंदर, टीचर और स्कूल, मतलब ऑफिस हमारा स्कूल है, और एजुकेशन ऑफिसर
The buck stops here. Where does the buck stops? The buck stops here. इनके दरवाजे के ऊपर हमारा पूरा शिक्षा का पूरा जो शोल्डर है ये दो कंधों पर है, टीचर और एजुकेशन ऑफिसर। ये लोग फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइसिस की, उनके तरफ पॉइंट होना लाजमी है। इस कंसल्टेशन के अंदर लर्निंग क्राइसिस का के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, और लर्निंग क्राइसिस मतलब क्या, लर्निंग का संकट मतलब क्या, ये समझाना जरूरी है। और लर्निंग के जिम्मेदार कौन लोग हैं? देखो जो भी डिस्कशन होगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रॉब्लम और कौन रिस्पॉन्सिबल है। दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, टीचर और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन ऑफिसर। कटघरे में आपको खड़ा करना पड़ेगा। कंसल्टेशन ये चर्चा है, हमारी कोशिश ये है कि तालुका लेवल के ऊपर आप कर सकते हो चर्चा, आपको कोई एक्टिविटी बड़ी करनी है कंसल्टेशन। और ये मुझे मालूम है हमारे को बहुत शौक है इस टाइप के कंसल्टेशन लेने के, मिली प्लेटफॉर्म है, बयाना ढूंढा बहुत करते रहते, ये भी आप कर सकते हैं तो करके देखो। उसमें टीचर हजरात को बुलाओ, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिस प्रोफेसर्स को बुलाओ, जो भी आपके पास कॉलेज ऑफ सोशल वर्क होगा उसका प्रोफेसर उसके प्रिंसिपल को चेयरपर्सन बनाओ मीटिंग में, उनके तहत ये मीटिंग चलाओ और डिस्कस करो खुले पैमाने पर। अब स्कूल से भी लोगों को बुलाओ, टीचर को भी बुलाओ, देखो डिस्कस करो कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम संकट है, ये तो डेटा है हमारे पास, ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट का खुद का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, एसर रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। वो डेटा फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हम कोई फर्ज नहीं कर रहे, आपके तरह सीसी को जो फर्ज कर रही टीचर, हम नहीं फर्ज कर रहे, हम तो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स है लर्निंग क्राइसिस को बता दी। तो लर्निंग क्राइसिस और जिम्मेदार के ऊपर कंसल्टेशन हर तालुके में या हर डिस्ट्रिक्ट में आपके ऊपर है, आप जैसा ले सकते लोग। नंबर 2 है ट्रेनिंग, और ये है एसएमसी और एसएमडीसी की ट्रेनिंग। बस 2 एक्टिविटी आपको करने के लिए हम लोग कह रहे हैं, फेज 1 और फेज 2। और अगर आप ये करते हो तो मुझे लगता है कि हम लोग 6 महीने में हम लोग इसको फिर से रिविजिट कर सकते हैं, कहाँ खड़े हैं, इसको कैसे आगे लेके जाना है, उसके बारे में और अच्छे से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर इस 6 महीने का जो कार्यक्रम है उसमें एक तो ये लोग कंसल्टेशन लो, चर्चा, कंसल्टेशन के मुज़ाकरा चर्चा है ना। और सेकंड ये है एसएमसी, आप पायलट करो कि मेरे तालुके में मैं एक एसएमसी को टारगेट करूंगा बस, ओके, एक एसएमसी, सिंगल एसएमसी या डिस्ट्रिक्ट में एक एसएमसी। उस एसएमसी के साथ आप लर्न करो, सीखो। हमको भी तो सीखना है, हम कौन से एक्सपर्ट है, हम सीखेंगे वो एसएमसी फंक्शन कैसे करती है, एसएमसी काम कैसे करेगी, उसकी ट्रेनिंग उसको करो। वो 10 है एसएमसी के मेंबर, उनकी ट्रेनिंग करो और देखो उनके साथ उस जर्नी में जाओ। एसएमसी की जो जर्नी है ना, सफर है, उस सफर में आप भी सफर करो, ओके। दोनों इंग्लिश और उर्दू का सफर करो। 1 मिनट खत्म हो गया सर, ओके। तो यही चंद बातें थी जो मेरे दिमाग में थी, जो अभी तक रखनी है। हेलो, ये कैंपेन कैसी रहेगी? कैंपेन नहीं है।